presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है। क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है, इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। वैभव 33 साल के हैं, पटना के रहने वाले हैं। अब लगभग 1.5 साल पहले उनके पैरों में दर्द शुरू हुआ था। उस समय उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर समय के साथ उनके पैरों पर नीले रंग के निशान पड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे स्किन के नीचे खून जमा हो रहा है। पैर सूजने लगा। वैभव को पहले लगा था कि उन्हें कोई स्किन की बीमारी हुई है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उनके कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि उनके पैर में गैंग्रीन हो गया है। पैरों की नसों में खून के थक्के बन गए हैं, जिनके कारण उनके पैरों को पर्याप्त खून की सप्लाई नहीं मिल रही है। वैभव बहुत लकी थे कि समय रहते लक्षण साफ पता चल गए, बीमारी का पता लग गया। अगर और देर हो जाती तो उनका पैर काटने तक की नौबत आ जाती। शरीर की नसों में खून के थक्के बनने को मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये थक्के शरीर की किसी भी नस में बन सकते हैं, दिल, ब्रेन, आंतें वगैरह। जब कोविड की वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तब ऐसी ही रिपोर्ट्स आई थी कि वैक्सीन लगने के बाद नसों में खून के थक्के जम रहे हैं, यानी क्लॉटिंग हो रही है। इस वजह से कई लोगों ने डर के मारे वैक्सीन नहीं लगवाई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये साफ कर दिया था कि ऐसा ना के बराबर होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। थ्रोम्बोसिस होना यानी खून के थक्के बनना खतरनाक होता है, जानलेवा भी। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कई कारण भी हैं। वैभव चाहते हैं हम अपने शो पर थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करें, इसके लक्षण लोगों को बताएं ताकि समय रहते ये पकड़ में आ सके। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से जानते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है। देखिए, जैसे बॉडी का हर ऑर्गन अपनी ब्लड सप्लाई रखता है, क्योंकि हर एक बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये उसको मिलता है थ्रू ब्लड वेसल्स या कहें खून की नसें। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर खून की नस में रुकावट आ जाए तो वो ऑर्गन सफर कर जाएगा, यानी उसको नुकसान होगा। अब वो रुकावट आती कैसे है? वो थ्रोम्बोसिस से आ सकती है। थ्रोम्बोसिस का मतलब हुआ ब्लड के क्लॉट का बनना। ब्लड एक तरल पदार्थ है, पर उसके अंदर अगर क्लॉट बन जाए तो वो नुकसान करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को नुकसान करता है जिसकी सप्लाई में ये क्लॉट आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि ये क्लॉट कहाँ बना। अगर ये हार्ट में बनता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ब्रेन में बनता है तो हम इसको ब्रेन का अटैक या स्ट्रोक बोलते हैं। अगर ये थ्रोम्बोसिस पैर में हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कि भाई उनको गैंग्रीन हो गई, उनका पैर बेजान हो गया, नीला काला हो गया। अगर यही थ्रोम्बोसिस पेट में हो जाए तो अंतड़ियों की गैंग्रीन हो सकती है। अगर थ्रोम्बोसिस हार्ट में हो जाए तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक अगर ज्यादा सीवियर हुआ, क्लॉट यानी बहुत बड़ा हुआ, तो जान भी जा सकती है। अगर थ्रोम्बोसिस ब्रेन में हो जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। इसमें जो मेन प्रेजेंटेशन होती है या जो मेन लक्षण होते हैं वो ये है कि पेशेंट को फालिश हो जाती है, यानी लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। तीसरी चीज हुई इंटेस्टाइन्स में थ्रोम्बोसिस। उसमें पेशेंट को पेट में दर्द होगा जोर से, और उसके बाद पेशेंट का पेट फूलने लगेगा। अगर पैर में थ्रोम्बोसिस हो जाए तब प्रेजेंटेशन ये होगी कि मरीज को पैर में दर्द होगा, पैर ठंडा पड़ जाएगा, पैर में नीलापन आ जाएगा। और जब यही चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हम कहने लगते हैं कि गैंग्रीन हो गई। जब गैंग्रीन हो जाए तो फिर पैर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पैर का एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। हमेशा थ्रोम्बोसिस एक सडन या एक भयानक रूप में प्रेजेंट नहीं करती। कई बार ये स्लोली भी प्रेजेंट करती है। यानी कि क्लॉटिंग होने के दो तरीके हैं, एक्यूट यानी सडनली क्लॉट हो जाए, और क्रोनिक यानी धीरे धीरे क्लॉट बने। तो जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो थे सडन प्रेजेंटेशंस। ये बड़े ड्रामेटिक होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। कई बार क्या होता है, क्लॉटिंग धीरे धीरे होती है,
उसमें ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं होगी, बट लक्षण ऐसे होंगे कि जो आपको बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब हमें चेत जाना चाहिए और हमें इसका इलाज कराना चाहिए। जैसे हार्ट के मरीज को जब थ्रोम्बोसिस धीरे धीरे होगी तो वो ये नोटिस करेगा कि उसको चलने में सीने में दर्द होता है या सांस फूलती है। सडन हार्ट अटैक नहीं होगा कि उसे अस्पताल भागना पड़ेगा। ब्रेन में जब थ्रोम्बोसिस होती है तो फिर मरीज को चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, या कभी पैरालिसिस हो हल्की और वो रिवर्स हो जाए। इसी तरह पैर में है कि जब मरीज चलेगा तो उसको पैरों में चलने में दर्द होगा, पर वो रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। ड्रामेटिक कुछ नहीं है, पर हिंट जरूर मिल रहा है कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है और ये किसी भी दिन ड्रामेटिक रूप ले सकती है। अंतड़ियों में भी यही है, खाना खाओगे तो पेट में दर्द होने लगेगा, उसके बाद आराम आ जाएगा। इसमें हेरिडिटी फैक्टर का बड़ा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपकी बॉडी में ऐसी टेंडेंसी है क्लॉट बनने की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा लाइफस्टाइल में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोक करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान का ध्यान नहीं रखते, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। शराब का ज़्यादा पीना, स्ट्रेस का लेना, ये पाँच छह चीज़ें हैं। अगर आप इनको अवॉइड करें तो ये थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉटिंग और इसके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। पर हेरिडिटी का आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट बड़ा स्पेसिफिक है। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अच्छे हार्ट के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी के लिए बोलें, उससे आप डरे नहीं, वो जरूर कराएं, क्योंकि ये जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंजियोग्राफी से फिर पता चलता है कि मरीज को दवाइयों से मैनेज करना है या एंजियोप्लास्टी से मैनेज करना है या फिर बाईपास सर्जरी से करना है। इसी तरह से अगर ब्रेन की थ्रोम्बोसिस हो रही है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपका सीटी स्कैन कराएंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है, क्या भाई इसमें दवाई चलानी है या इसमें एंजियोप्लास्टी होनी है। ब्रेन की भी एंजियोप्लास्टी होती है। इसी तरह पैर का है, अगर पैर में क्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो पैर की एंजियोग्राफी होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई इसमें दवाई देनी है, एंजियोप्लास्टी यानी छल्ला होना है या फिर बाईपास होना है। वही चीज़ पेट की भी है। यानी आप मोटा मोटा देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियोग्राफी। एक बार एंजियोग्राफी हो जाती है फिर ट्रीटमेंट आगे डिसाइड होता है कि ये एंजियोप्लास्टी से ठीक हो सकती है या ये इसमें बाईपास करना पड़ेगा। और मेडिकल मैनेजमेंट तो अवश्य चलता ही है, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी कि भाई डायबिटीज़ कंट्रोल करना जरूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है, अगर लिपिड्स की बीमारी है तो लिपिड्स को कंट्रोल करना जरूरी है, यानी फैट को कंट्रोल करना जरूरी है, एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, शराब और सिगरेट अवॉइड करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, नसों में खून के थक्के अचानक से बन सकते हैं या समय के साथ। दोनों ही केसेस में कुछ लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं दिया तो जान पर भी बना सकती है, इसलिए ध्यान रखें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ठंड आ गई है। अब इस मौसम में कई लोगों को जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर दिनेश ने। जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है, ठंड में उनके जोड़ों और हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस नहीं भी होता है, उन्हें भी ठंड में सुबह और शाम जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो हड्डियों और मसल्स में दर्द होता है। सर्दियों में हमारी बॉडी और जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो जाता है। इस कारण मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है और दर्द रहता है। जॉइंट्स की मांसपेशियों का सही से काम करने के लिए हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत जरूरी है। ठंड में ये प्रेशर कम हो जाता है, मांसपेशियां फूलने लगती हैं, उनका कद बढ़ जाता है, जॉइंट में मौजूद फ्लूइड कम हो जाता है, इसलिए चलने फिरने में दर्द होता है। अब इस दर्द से कैसे निपटें? सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चलें। योग और व्यायाम आधे घंटे करें, लचीलापन बना रहेगा। विटामिन डी जरूरी है। सुबह की धूप में बैठें। साथ ही डाइट में वो चीजें शामिल करें जिनमें विटामिन डी हो, जैसे मछली, अंडा, चिकन, मशरूम, दूध वगैरह। जिन जोड़ों में दर्द है वहां गर्म पानी से सिकाई करें। फिजियोथेरेपी भी लें। जिन्हें ये सब करके भी राहत नहीं मिलती है, उनके लिए पेन रिलीविंग मेडिकेशन आता है। डॉक्टर से पूछकर इन्हें इस्तेमाल करें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप।
जानिए किस तरह का फैट आपके लिए हेल्दी है। हम सबकी एक आम धारणा है, फैट का मतलब है बुरा, यह हमें मोटा कर देगा। अब जिस भी खाने में फैट होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वेट गेन होगा। ये सच नहीं है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। अब ये गुड फैट क्या है? ये वो फैट है जो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए जरूरी है। इससे आपका वजन नहीं बढ़ता है। ये होता है एवोकाडो, अखरोट, डार्क चॉकलेट, अंडा, मछली, नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दही, इन सारी चीज़ों में। आपको करना क्या है कि गुड फैट अपनी डाइट में बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आपका पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा हुआ लगेगा और आपका ब्लड शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। रिफाइंड और वाइट कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम करना है, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। ये होता है वाइट ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, पेस्ट्री, मैदा, चावल, इन चीज़ों में, यानी आपका पसंदीदा जो जंक फूड है वो। तो फैट खाइए पर हेल्दी फैट खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।